wonderful session, my biology classes, and I am your Dhair Tiwari with a more teaching experience and success. Students, आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज की बायोलॉजी में हम आपको बताएंगे अपने फुल एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया कि A to Z पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल के क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट से मिलकर बने होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि हमारा बकल कैविटी क्या होता है और टीथ के बारे में हमने विद डिटेल रूप से स्टडी किया। तो अब आज हम उसके आगे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप लेंगे पूरे अपने टॉपिक्स की। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। साथ साथ लाइक करिएगा, कमेंट अपने बताइएगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्ट किए समय को अपने आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, हमारा जो फर्स्ट बायो का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मीन्स क्या होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया था पहले लेक्चर्स में कि लाइफ प्रोसेस मतलब होता है, लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन। और जीवन क्या होता है, अरे यार सिंपल सी बात है, जो एक जीवधारी अपने पूरे लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो इन्वेस्ट करता है वही जीवन है। और इस जीवन के दौरान जितनी भी प्रक्रियाएं वो करता है वो क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस। ठीक, तो लाइफ प्रोसेस क्या है, इट इज द प्रोसेस विच स्पेंड इन दी वन स्पीसीज वन एक्सेट्रा लिविंग बीइंग्स इन दियर लाइफ, दैट्स कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। दैट प्रोसेस, वह प्रक्रिया जो कि एक जीव अपने संपूर्ण जीवन में करता है, बिताता है। अब वो प्रक्रिया क्या है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन, हाँ, ये सभी सारी प्रक्रियाएं क्या है, हमारा लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की, और मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आपको मिले सिस्टम वर्ड तो इसका मतलब ये समझिएगा कि वो अकेले नहीं है, वो किसी ना किसी चीज़ के साथ मिलकर बना। जैसे हमने कहा था सिस्टम हम कंप्यूटर कहते हैं, तो उसमें क्या रहता है, उसमें हम मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU और स्पीकर, इतने 5 आइटम्स को मिलाते हैं तब जाकर हमारा एक सिस्टम बनता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे जो बॉडी के तंत्र हैं, ये तंत्र भी जो है कई चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। सबसे पहला हमारा सिस्टम क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले सिस्टम के रूप में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बात डाइजेस्टिव सिस्टम की हो रही है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने सिस्टम के बारे में लिया, सिस्टम वर्ड जहाँ भी आपको मिलेगा इसका मतलब वो अकेला नहीं है, वो कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव की। तो डाइजेस्टिव जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि डाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन आखिर होता क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डाइजेशन मतलब क्या होता है, पाचन, मतलब किसी चीज़ को तोड़ना। तो पाचन को हम लोग सिंपल रूप से परिभाषित कर सकते हैं। ये देखिए, हमने कहा था कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो क्या है, हमारा पोषण है। पोषण क्या है, जो कुछ भी हम पदार्थ खा रहे हैं, दैट्स मटेरियल विल बी इट एंड कंज्यूमिंग इट, उसे हम खा रहे हैं, हाँ, ये क्या है, हमारा पोषण है। जो कुछ भी हम खाते हैं हमारा पोषण है, और पोषण हमारे लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो हम जो कुछ भी खाते हैं वो एक प्रकार से जटिल खाद्य पदार्थ है, स्टार्च है, जटिल खाद्य पदार्थ है, इट इज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं उन सभी को पचाने के लिए वी हैव मेक अ स्पेशल टाइप ऑफ वर्क और स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। उनको पचाने के लिए हमको एक विशेष तरीके की प्रक्रिया करनी पड़ती है, एक विशेष तरीके का फंक्शन करना पड़ता है। अब वो फंक्शन क्या है हम इसमें जानेंगे। तो एक प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेशन है, जो पाचन है, पाचन सिंपली फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारा क्या है, पोषण है, और जो हम खाते हैं वो हम जटिल खाद्य पदार्थ खाते हैं, मतलब उसमें हमारा कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन सारे चीज़ XYZ, तो हमारा वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल रहता है और इनसॉल्युबल इन फॉर्म में रहता है। और इस इनसॉल्युबल और इन कॉम्प्लेक्स मटेरियल को
सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में हम अपने फूड कंज्यूमिंग में, यूटिलाइजिंग में करते हैं, और यही प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी कंज्यूम, इन विच वी चेंज आवर complex and insoluble food substance into simple and soluble form. This whole phenomenon, this whole process is called digestion, and this system is, and which system is performed in this way, this called the digestive system. जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं, और पाचन में जो है क्या आता है, हमारा जो तंत्र फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में हमने कहा था कि पाचन तंत्र को पढ़ने के लिए हमको पढ़ना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है जान लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग जीआई ट्रैक भी कहते हैं, जीआई ट्रैक, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैविटी भी कहते हैं। वो किस लिए कहते हैं अब आप सुझा लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारा आहार नाल क्या होता है। आहार नाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री हमने कहा था कि आहार नाल, आहार मतलब क्या होता है जी, आहार मतलब होता है भोजन, जो कुछ भी हम खा रहे हैं हमारा भोजन है, और नाल मतलब गुहा, खाली गुहा, खाली स्थान, यानी वे पाइप, वह कैविटी, वह नाली, वह जगह जहाँ से हमारा भोजन होकर जाता है, वही हमारा क्या है, आहार नाल। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जो हमारा आहार नाल होता है, ये आहार नाल हमारा लगभग 8 से 10 क्या होता है, मीटर लॉन्ग होता है। कैसा होता है, 8 से 10 मीटर लॉन्ग होता है, और जो ये माउथ टू एनस तक फैला होता है, माउथ टू एनस तक फैला, लगभग 8 से 10 मीटर लंबा एक अत्यधिक कोलॉइडल, कोलॉइडल मतलब कुंडली। अरे जी जैसे सांप देखते हैं ना, सांप जब लंबा है तो लंबा सा दिखता है, लेकिन वह जब कुंडली मार के से बैठ जाता है तो कहा था कुंडली मारता है, तो कुंडली में इतना बड़ा सांप इतनी छोटी सी जगह में आकर बैठ जाता है, तो वो क्या है, वो कुंडली बना कर बैठता है, कुंडली मार बैठता है। तो ठीक उसी तरह हमारा इंटेस्टाइन भी जो है वो है तो बहुत बड़ा, लगभग 8 से 10 मीटर है। अभी 8-10 मीटर का गड्ढा अगर खोदते चले जाए तो बहुत बड़ा 8-10 मीटर का हो जाएगा, लेकिन वो 8-10 मीटर इतने बड़े में ही स्थित है। तो कैसे स्थित है भैया, तो वो कुंडली बनाकर बैठा है। कैसे बना है, कुंडली बनाकर, मोर कह सकते हैं कोलॉइडल फॉर्म में रहता है, वो हमारा कुंडली फॉर्म होता है, कोलॉइडल रहता है। ठीक, तो अब आहार नाल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहेंगे कि मानव का आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक फैला हुआ अत्यधिक कुंडलित संरचना लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है, और इस आहार नाल में मुख्य रूप से 4 भाग आपके क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, जिसमें सबसे पहला बकोफेरिंजियल कैविटी। इसमें हमने बक्कल कैविटी और फेरिंग्स दोनों को मिक्सअप कर दिया, बकोफेरिंजियल कैविटी। सेकंड जो है हमारा वो क्या है, आउसोफेगस, मीन्स ग्रास नली। ग्रास मीन्स हमने बताया था, ग्रास मतलब घास नहीं होता बच्चा, ग्रास मतलब होता है, ग्रास से संस्कृत का वर्ड है, ग्रास का मतलब होता है अग्रासन, गौ ग्रास का, गौ ग्रास निकाल दिया। तो ग्रास मतलब क्या होता है, अग्रासन, या फिर भोजन करने वाला, भोजन का कण, सिंपली उसका मीनिंग यही होता है। तो वो ग्रास और नली मतलब वही भी हमारा आहार मतलब ग्रास मीन्स भोजन, जिसके थ्रू होकर हमारा भोजन जाता है, वही हमारा क्या है, ग्रास नली है, एलिमेंट आउसोफेगस। थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा स्टमक, जिसको हम लोग कहते हैं पेट। हाँ, तो पूरा पेट नहीं है जी, पेट हमारा केवल यहीं थोड़ा सा रहता है। अभी बताता है स्टमक के बारे में क्या होता है, स्टमक बिल डिटेल से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो स्टमक है लास्ट, तीसरा, और लास्ट में सबसे ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मतलब आँत, और आँत जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जैसा कि मैंने आपको A to Z पार्ट में बता दिया। A to Z पार्ट भी एक बार से रिकैप लेते हैं हम। तो A to Z पार्ट में मैंने आपको बताया कि A to Z पार्ट में हमारा सबसे पहले क्या आता है, बक्कल कैविटी आता है, बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में क्या है जी, तुरंत एकदम स्पिरिचुअल होके बताइए, बक्कल कैविटी में क्या क्या है। बक्कल कैविटी में सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, ये लीप दिख रहा है। अब लीप जब ऐसे से कर रहा है तो क्या दिख रहा है, टीथ दिख रहा है। अब टीथ के बाद क्या दिख रहा है, टंग दिख रहा है। अब टंग में जब टंग पे खड़े हो तो ऊपर तरफ पायलट दिखेगा, ठीक है जी। अब पायलट के बाद भी क्या दिखेगा, अंदर एक फॉसिल दिख रहा है, ये हमारा ये हलक दिख रहा है। तो हलक में ऐसे घंटी नुमा संरचना लगी हुई है, वो क्या है जी, वो है अल्वा, ठीक। और उसके बाद फिर इसमें क्या रहता है, पूरा चिपचिपा जो देख रहे हैं क्या है, सिलाइवा है। और सिलाइवा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के ग्रंथि निकलता है, सबलिंगुअस, सबमैंडिबुलर और पैराइटल। पैरोटिड ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड, ये 3 प्रकार के होते हैं। टीथ में हमने बात की, टीथ दिख रहा है, तो टीथ का होता है, टीथ भैया दांत है, ये कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है, ठीक। और इसके ऊपर जो लगा होता है इनेमल, सबसे अधिक कठोर भाग होता है हमारे मानव शरीर का। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, हमने बताया था आपको, दांत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं जी। 4 प्रकार के चिल्लाते रहते हैं गधे लोग,
4 प्रकार का नहीं होता, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार में पहला जो है आपका क्या है, गर्तदंती चीकोडेंट होता है। दूसरा क्या होता है, डाइक्योडेंट होता है, यानी द्विबारदंती। मैंने मनुष्यों के वे दांत, हमने दांत को आपको बृहद रूप से बताया। द्विबारदंती मतलब मनुष्यों के वे दांत जो कि जीवन में 2 बार निकलते हैं, उन्हें द्विबारदंती कहते हैं। 1 दर्जन 1 बार, शेष 2 बार। ठीक, तो पहली बार जो 12 दांत निकलते हैं जिनको हम लोग कहते हैं दूध का दांत, क्षीर का दांत, दूधिया दांत या फिर टेम्पोररी टीथ। ये दांत क्या होते हैं, एक फिक्स टाइम समय इन्वेस्ट करने के बाद कुछ समय बाद स्वतः से टूट जाते हैं। ठीक, लगभग 12 से 14 साल की उम्र में ये दांत हमारे टूट जाते हैं। उसके बाद भी जो दांत आता है जी, वो क्या होता है, परमानेंट टीथ होता है, वो हमेशा के लिए होता है। तो ये परमानेंट टीथ को हम लोग कहते हैं हेटेरोडेंट। ये परमानेंट टीथ जो हमारे होते हैं, जो कि 12 साल के बाद निकलते हैं, ये हमारे जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अब वो 4 प्रकार से कौन कौन से होते हैं जान लीजिए। पहला क्या होता है जी, पहला होता है इंसिंजर, कृंतक। कृंतक मतलब क्या होता है, कृंत, जैसे उसको कुतुर देना, काट देना, ये क्या है, कृंतक का कार्य है। जैसे चूहा हुआ हो गया, खरगोश वगैरह हो गए, खरहा वगैरह हो गए, इन सभी में कृंतक देखिए बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को कुतुर खाते हैं। तो कृंतक क्या है, ये देख रहे हैं ना जी, आगे के कृंतक हम लोग 100 पीस दांत करते हैं, आगे का जो दांत देख रहे हैं ये क्या है, कृंतक है। कृंतक मतलब कुतुरने काटने वाले। अब आप सिंपली देख लीजिए, कुछ भी किसी को काटना है आज तुरंत पकड़ लेते हैं। अब रोटी वोटी कुछ काटना है, कुछ खाना होना है, तो ये कृंतक से काटते हैं ना जी, तो इसका नाम इसलिए हमने रखा कृंतक। उनका कार्य क्या होता है, ये काटने कुतुरने वाले कार्य होते हैं। और ये एक प्रकार से हम इसको हम क्या कहते हैं, इसको प्रोटेक्शन टीट भी करते हैं, सुरक्षा प्रदान करता है। अभी कोई कुछ नहीं, फट से काट लेते हैं, बचा लेते हैं अपने आप को। ठीक है जी, तो ये क्या है, कृंतक है। कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है, ये जोड़े में 4 होते हैं, संख्या में कितने होते हैं, 8 होते हैं। सिंपल है एकदम। उसके बाद फिर अब बगल में आ जाइए, इंसिंजर है। इंसिंजर मतलब क्या होता है, हमारा रत्नक। रत्नक क्या होते हैं, इन लंबे लंबे नुकीले देख रहे हैं, राक्षस वाले दांत, नुकीले दांत निकले हुए हैं। ठीक, और मांसाहारी जंतुओं में इनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि वो क्या करते हैं, हमने बताया आपको पिछले लेक्चर में कि रत्नक का कार्य होता है चिड़ना फाड़ना। हमको कुछ भी चिड़ना फाड़ना होता है तो हम रत्नक से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया, जैसे गन्ना, सिंपली हम लोग गन्ना जब चूते हैं तो साइड से लगाते हैं, तो इससे क्या है, ये क्या करता है, चिड़ने फाड़ने का कार्य करता है। अभी कुछ भी रैपर वगैरह काटना है, जैसे हम चॉकलेट वगैरह खा रहे हैं, ब्लॉक्स वगैरह खा रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, अपने रैपर इसी रत्नक दांतों से क्या करते हैं, चिड़ते फाड़ते हैं। तो रत्नक क्या होता है, मनुष्यों के वे दांत जो कि भोजन को चिड़ने फाड़ने में सहायक होता है, उनको क्या कहते हैं, हम रत्नक कहते हैं। रत्नक दांतों की संख्या कुल 4 होती है, जोड़े में 2 होते हैं। उसके बाद फिर अब आगे जाइए, अग्रचवर्णक मतलब कि अग्र, आगे के चौड़े चौड़े दांत। ठीक, आगे के चौड़े चौड़े दांत, ये चौड़े चौड़े खुरदुरे दांत होते हैं, और इनका कार्य क्या होता है, भोजन को कुतुरने, पीसने, चबाने का कार्य करते हैं। ठीक, और इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, जोड़े में 4 होते हैं। अब आ जाइए चवर्णक के। चवर्णक यानी चौड़े चौड़े दांत, पीछे के चौड़े चौड़े दांत, जिनको हम लोग चौभर कहते हैं जी। ठीक, तो अब ये क्या होते हैं, ये भी भोजन को चबाने, पीसने का कार्य करते हैं। ठीक, और इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या 12 होती है, और ये जोड़े में कितना होते हैं, 6 होते हैं। तो ये तो हो गए मनुष्यों के दांतों के बारे में फुल डिटेल्स हमने आपको बता दिया। ठीक, और दांतों के बारे में जानते हैं। दांतों के बारे में आपको बता दूं, जैसे कि ऊपर से जो आपके देख रहा है चमक रहा है, ये जन चमक रहा है, ये क्या है, ये इनेमल है। ये क्या है, इनेमल। दांत में सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है, इनेमल होता है। ठीक, देखिए समझा देते हैं आपको, यहाँ पे देखिए दांत में जो दांत, जैसे समझिए दांत हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें सबसे बाहर की ओर क्या होता है, इनेमल है। इनेमल है। इनेमल के बाद फिर इसमें क्या होता है, डेंटिन होता है। डेंटिन होता है, और उसके बाद इसमें क्या होता है, पल्प होता है जी। ठीक, ये हमने आपको बता दिया लेयर के हिसाब से। सबसे पहले क्या होता है, इनेमल। इनेमल के बाद फिर क्या होता है, डेंटिन होता है। डेंटिन के बाद फिर क्या होता है, पल्प कैविटी होता है, निगुद, जिसे दांत से बड़ा रहता है हमारा ये। और अगर ऊपर से हम बांटे तो ऊपर से देखिए, ऊपर से ऐसे बांटते हैं। ऊपर से अगर बांटना है तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रोन। ठीक, ई एरिया का है, एरिया इतना का है, जितना मतलब ये मसूड़ा जितना ऊपर दिखता है वो का है, उसको हम लोग कहते हैं नेक। और जितना अंदर होता है इसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक, तो ये दांतों को हमने आपको बता दिया। ऊपर से दांतों को भी 3 प्रकार से बांटा गया है, और अंदर के लेयरिंग के हिसाब से भी दांतों को 3 प्रकार से बांटा गया है। ऊपर जो दिख रहा है व्हाइट कलर, इसको क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। और जो मसूड़ा जितना दिख रहा है आपको, ये क्या है, नेक है। और जो अंदर धसा हुआ का है वो रूट है। ऊपर सबसे तरफ का होता है जी, इनेमल होता है। इनेमल का है, ये कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है, और इसका पीएच कितना होता है, लगभग 5 होता है, 5 या 5.5 होता है। ठीक, अब ये क्या होता है, ये अम्ली। इनेमल जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना, तो ये क्या होता है, अम्ली होता है। आपको केमिस्ट्री की टीचर बताएंगे, आपको पूछेगा क्या होता है ये। तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और ये क्या होता है, थोड़ा स्वाद में क्या होता है, अम्ली होता है, जिसका पीएच 5 होता है, 5 या 5.5 लगभग होता है।
और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत अधिक कठोर होता है और भोजन के साथ जो जीवाणु वगैरह आए होते हैं ये क्या करता है, उनको नष्ट कर देता है, ठीक, उनको मार उड़ देता है। और यही इसका पीएच जब 5.5 से अधिक हो जाता है तो क्या होता है, हमारे दांत क्षरण होने लगते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्षारीय दंत मंजन लगा हुआ लेते हैं, तो उनको क्या होता है फिर आराम आराम होने लगता है, ठीक। उसके बाद फिर क्राउन, उसके बाद इनेमल है, इनेमल के बाद फिर क्या होता है, डेंटिन होता है। डेंटिन क्या है, ये एक गोद के जैसा मुलायम होता, दबने वाला होता है, डेंटिन है। डेंटिन के अंदर फिर क्या है जी, डेंटिन के अंदर फिर क्या है, पल्प कैविटी है, जिसमें पल्प भरा है, गुर्द भरा है, गोंद भरा है, ठीक। ये सब चीजें होती हैं दांत के प्रकार में। और आपको बता दें, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंटोलॉजी या उडेंटोलॉजी करते हैं। जैसे कि बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, दांत के अध्ययन को हम लोग कहते हैं डेंटोलॉजी या ओडेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक। और दांत के विशेषज्ञ क्या कहते हैं, दांत के विशेषज्ञ को कहते हैं डेंटिस्ट। क्या कहते हैं, दांत के विशेषज्ञ को कहते हैं डेंटिस्ट। दांत के अध्ययन को कहते हैं डेंटोलॉजी या ओडेंटोलॉजी। और दांत हमारे जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और तीसरा प्रकार जो है 4 प्रकार का होता है। दांत हमारे अंदर कुल 32 होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें 12 होते हैं। छोटे बच्चों की दांतों की संख्या और बड़े बच्चों की दांतों की संख्या मैं आपको बता दूं, बड़े जो एडल्ट है उनमें 32 होती है और छोटे जो है 12 से लगभग 20 तक होती है, ठीक। और इनका दंत सूत्र क्या होता है मैं आपको बता दूं, एडल्ट, इसको भी जान लीजिए, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ये आपको। तो एडल्ट का टीथ फार्मूला क्या होता है, 21-23/21-23, ठीक। ये क्या है, ये है एडल्ट टीथ फार्मूला। एडल्ट मतलब क्या होता है, वयस्क यानी प्रौढ़। प्रौढ़ यानी, अब प्रौढ़ आप किसको कहेंगे भैया, तो प्रौढ़ 15+2 आपका आ जाएगा पूरा, ठीक। ये क्या है, प्रौढ़ है, एडल्ट है, एडल्ट, ठीक। तो एडल्ट का फार्मूला क्या है, 21-23/21-23। अब कहेंगे सर जी 21-23 का है, भाग वो करने का कुछ नहीं करना है जी, आपका सिंपल वे में बता रहा हूँ, ये बायोलॉजी की गणित है। देखिएगा इसमें कैसे क्या करते हैं, जैसे देखिए सभी को पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल वे से लिख देंगे। तो हम 21-23/21-23 लिखे, फिर 21-23/21-23 लिखे हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे, आप बड़ा टेंशन में पड़े, कुछ नहीं करना है, बस इसको लिखते चले जाइए। 2/1 21 है, 21 है तो 2/2 है, 1/1 2/2 3/3 है, तो 2/2 प्लस क्या कर देंगे 1/1 प्लस क्या कर देंगे 2/2 प्लस क्या कर देंगे 3/3। अब जरा इसको जोड़ कर बताइए हमको क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 2 1 3 2 4 आ रहा है ना जी, 2 1 3 2 4 होता है का 5 होता है, 2 1 3 3 2 5 और 5 3 का हो रहा है जी 8 हो रहा है, और 2 1 3 3 2 5 5 3 8 हो रहा है, बटा 8 कर दिए। अब इसको क्या करना है, इसको जोड़ देना है, तो 8 8 का होता है, अब भाग इसको नहीं करना है, 8 8 का होता है 16 होता है। अब इसी में 2 का गुणा कर देना है, तो कहा गया 32, ठीक है जी। तो एडल्ट में कितने होते हैं दांत, 32 दांत। तभी मैंने बताया ना आपके अंदर 32 दांत होते हैं। कैसे 32 दांत होते हैं, गिनिए कैसे 32 दांत होते हैं। इंसिंजर संख्या कितनी होती है, ये 8 होते हैं, जोड़े में कुल 4 होते हैं, 8 दांत हो गए। और 8 4 ये कितना, 4 यहाँ होते हैं जी ना जी, तो कहा है रत्ना का आपके दांत है, रत्ना, रत्ना की संख्या कितनी होती है, ये जोड़े में 2 होते हैं, संख्या में 4 होते हैं, और 8 4 कितना हो गया जी 9 10 11 12 हो गया। और ये कितना है, यह 8 है, तो 8 दूनी 16 और 16 4 20, और ये कितना होता है, ये कितना है, ये 16 है या 12 है आपका ये, ठीक। तो 20 और 10 30 और 2 12, तो 32 दांत हो गए आपके कुल। तो 32 दांत ये है। अब 32 दांतों की संख्या कितनी है, तो अब देख लीजिए, यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया था कि इंसिंजर कितने होते हैं, ये 2 दूनी 4 होते हैं, ठीक है जी। क्या होते हैं, जोड़े में 4, ठीक। तो 4 4 2 2 4 4 जोड़ा हो गया। अब 4 मतलब 8, और 1 1 2 हो गया, 2 मतलब 4, 2 2 4 हो गया, 4 मतलब 8, 3 3 6 हो गया, 6 मतलब 12। तो इस प्रकार से एडल्ट टीथ फार्मूला मैंने आपको दिखा दिया, ठीक। एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है एडल्ट टीथ फार्मूला कैसे निकालते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने एडल्ट टीथ फार्मूला देख लिया, अब हम देखते हैं कि चाइल्ड टीथ फार्मूला क्या होता है। जैसे हमने कहा ना उनका बच्चा का, तो उनका बच्चा का टीथ फार्मूला होता है, देखिएगा चाइल्ड की बात कर रहे हैं, चाइल्ड टीथ फार्मूला की बात करें तो चाइल्ड टीथ फार्मूला होता है 21/02, ठीक है जी। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे निकाल लीजिए, 2/2 हो गया प्लस 1/1 हो गया प्लस 0/0 हो गया प्लस 2/2 हो गया। अब सभी को जोड़ दीजिए जरा, तो 2 1 3 हो गया, 3 2 कितना हो जाएगा, इसका 2 करके लिखिए 5। अब 2 1 3 3 2 कितना होगा, इसका 2 करके दीजिए 5। अब दोनों को जरा जोड़ के बताएंगे क्या होगा, तो हो जाएगा का 10। अब पूरा 2 कर दीजिए, इसका 2 का आ गया 20। तो ये चाइल्ड टीथ फार्मूला है।
अब चाइल्ड में कैसे दांत होते हैं, आप कैसे जानोगे कि कितने कौन से दांत होते हैं? तो देखिए सिंपल ही वे में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या होता है, जोड़ना है। अब 2 2 4 होते हैं, तो कृंतक कितने होते हैं छोटे बच्चों में? 8 होते हैं, क्योंकि कैसे होते हैं दांत, ये जोड़े में होते हैं। 2 2 4 तो कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक। 4 नीचे 4 ऊपर 8, ठीक। तो 4 नीचे मतलब कि देखिए 4 नीचे तो 2 जोड़ा और 4 ऊपर तो 2 जोड़ा, तो 4 4 8 हो गए, ठीक। अब रतना कितने होते हैं? इनमें ये एक एक होते हैं, एक नीचे मतलब एक जोड़ा मतलब 2 और एक ऊपर 2, तो 4 ये हो गए, ठीक। ये कितने होते हैं? 8, ये कितना? 4, ठीक। 8 4 12 हो गया, ठीक। अब आगे बढ़िए, यहाँ 2 2 है, मतलब ये भी कितना होता है? 4, तो 4 दूनी 8, ठीक। तो 8 8 16, 16 और 4 ये हो गया, ये ठीक 20 हो गया। अब आप बात करते हैं किसकी? अभी तो होता ही नहीं है, तो 20 दांत हो गए साफ साफ, मतलब इनसे इंजर 4 होते हैं और कैनाइन कितने होते हैं? ये वो भी उतने कितने हैं? इंसिंजर 8, जोड़े में 4, कैनाइन कितने हैं? ये आपके 4 और संख्या में जोड़े में 2, और उसके बाद फिर प्रीमोलर तो होता ही नहीं है, अब मोलर होता है तो 2 यानी 4 यानी 8। तो इस प्रकार से कुल 20 दांत होते हैं किसमें? छोटे बच्चों में। इसका भी जरा फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लेगा बाबू। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारे तीत की। अब इसके आगे हम बात करते हैं किसकी? अब जैसे ही तीत के आगे हम बढ़ते हैं, तो तीत के आगे हम क्या देखते हैं? तीत के आगे हम देखते हैं कि पैरेट, छत दिख रहा है। छत नहीं बात करेंगे, तो पहले बात कर लेते हैं टंग की। किसकी बात करते हैं? टंग की। अगर आपको छत नहीं देखना तो पहले फर्श देख लीजिए। फर्श कैसी होती है? TOUNGE, टंग। इसका क्या कहते हैं जी? जीभ कहते हैं। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? जीभ कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ई क्या होता है? जीभ का होती है। ये जो देख रहे हैं जीभ है, क्या है? जीभ है। ये क्या होता है? कैसे इसको डिफाइन करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है? एक मोटा मांसल अंग होता है। क्या होता है? यह एक मोटा मांसल अंग होता है और एक चल अंग होता है, ठीक है ना? चल रहा है और क्या है? मोटा है और मांसल है, मतलब दबाने पर दबता भी है, ठीक। और जो कि हमको बोलने में सहायता प्रदान करता है, भोजन के कवर को पकड़ने में सहायता प्रदान करता है, और क्या करता है? भोजन में लार को भलीभांत सानने का काम करता है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैं आपको बता दूं कि मुख गुहा की साफ सफाई करने में भी हमारा जीभ जो है ये सहायता प्रदान करता है। अभी देखिए कुछ भी दांतों के बीच में फंस जाता है, तुरंत वहाँ पे टंग पहुँचता है हमारे। नहीं भी देखिए यहाँ पे कुछ है, जबकि अंदर कोई आँख भी नहीं, तब फिर भी ये कैसा देखिए कि एक हमारा कह सकते हैं कि संवेदी अंग है। जैसे मैंने आपको बताया हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग है। ये आँख, नाक और क्या है? ये मुंह जो है, जीभ और कान और त्वचा, ये 5 हमारे कुल संवेदी अंग हैं। मतलब हमको क्या करते हैं? सूचना प्रदान। संवेदी मतलब सूचना प्रदान करते हैं, तो जीभ भी हमारी सूचना प्रदान कर रही है ना। मतलब कहीं भी मुंह में कुछ फंसा तो उसको क्या करते हैं? तुरंत वहाँ पे पहुँचती है। यहाँ पे देखिए कुछ फंसा है, उसको निकालने की कोशिश करती है, नहीं निकलता तो ऐसे हाथ होते हैं निकाल के, लकड़ी पर इसको निकाल के लेते हैं उसको, तो हमको नहीं ध्यान में जाता है, ठीक। तो जीवा क्या होती है? जीभ क्या होती है? सिंपली आपसे कोई पूछता है व्हाट इज टंग, तो आप बताएंगे कि यह एक मोटा मांसल अंग होता है। यह एक मोटा मांसल चल अंग होता है जो कि हमारे मुख गुहा की फर्श बनाती है। जैसे जमीन में घर के कमरा में फर्श जमीन बनाता है, तो ठीक उसी प्रकार हमारा मुख गुहा भी का है कमरा है, तो इसका फर्श कौन बनाता है? जिह्वा बनाता है। तो जिह्वा कैसे डिफाइन करेंगे? फिर से सुन लीजिए। जिह्वा एक मोटा मांसल चल अंग होता है जो कि हमारे मुख गुहा की फर्श बनाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि यह बोलने में सहायता प्रदान करती है, हमें स्वाद का अनुभव कराती है, हमारे भोजन मुख गुहा में आए भोजन को लार में भलीभांत शांति उसको पतला ले जैसा बनाती है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कार्य का होता है कि ये मुख गुहा की साफ सफाई में भी सहायता प्रदान करती है। तो ये हो गया हमारा टंग। और इसमें हमने आपको बताया कि ये स्वाद का अनुभव कराती है। तो स्वाद का कैसे अनुभव कराती है जरा देख लीजिएगा। ये हमारा मान लीजिए सपोज करते हैं कि टंग है जी, सिंपली हम समझते हैं क्या है? ये टंग है। और टंग हमने कहा कि क्या करती है? ये स्वाद का अनुभव कराती है। स्वाद, ये हमको स्वाद बताती है कि है हम खा जो रहे हैं। जैसे आप ही बताते हैं, कहते हैं जब टेस्ट करिए कैसा, तो कहते हैं नमक कम है, मीठा ज़्यादा है, तीखा बहुत ज़्यादा है, खट्टा ज़्यादा है। तो ये सभी कैसे पता चलता है? तो ये सभी हमारे इसी टंग की वजह से पता चलते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि टंग्स पे क्या होते हैं? ढेर सारे टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक। टंग्स पे हमारे क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बर्ड, स्वाद के अंकुर पाए जाते हैं, मुकुल पाए जाते हैं, ठीक। और जिनसे हमको क्या होता है कि स्वाद का अनुभव होता है कि जो पदार्थ हम खा रहे हैं ये हमारा अम्लीय है, क्षारीय, क्या होता है। तो ये टेस्ट बर्ड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, जरा इनको देख लेते हैं एक बार। तो देखेगा
सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट बर्ड जानने के लिए। वैसे तो ये टेस्ट बर्ड जो होते हैं हमेशा बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअल मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए सबसे पहले ये बीच में, ये जो बीच का एरिया देख रहे हैं आपको, बदल के मार्कर देखते हैं आपको, ये जो बीच का एरिया देख रहे हैं, बीच का ये एरिया, ये क्या करता है, ये खट्टे स्वादों का अनुभव कराता है। कैसा जी, खट्टे स्वादों का सार। जैसे देखिए अभी हम लोग कुछ भी ऐसे खट्टा खा रहे हैं तो क्या कहते हैं, खूब खट्टा है ना जी, तो करते हैं ना, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा बीच वाला टंग क्या कर रहा है, पैलेट से लड़ रहा है, अभी वापस आ रहा है, खट्टा है, ठीक। तो अब हमारा जो टंग का बीच वाला एरिया है क्या करता है, ये खट्टे स्वादों का अनुभव कराता है। उसके बाद अब करें मीठा, तो मीठा कहाँ होता है, अभी देखिए कैसे स्वादों का अनुभव कराता है, ये स्वीट स्वादों का, मीठे स्वादों का अनुभव कराता है, ठीक। मीठा स्वाद हो गया, खट्टा हो गया, मीठा हो गया। अब कहेंगे सर जी कड़वा में तीखा उखा हो गया, तो ये रहा आपका, ये पीछे वाला एरिया क्या करता है, ये कड़वे स्वादों का, बीटर स्वादों का अनुभव कराता है, ठीक है जी, बीटर स्वादों का अनुभव कराता है। अब इसके अलावा कैसे जी कुछ नमकीन, नमक वमक, ज़्यादा खट्टा मीठा हो गया तो नमकीन भी कर दें, तो ये देखिए इसका पार्श्व किनारे का जो दोनों भाग है, ये दोनों भाग क्या करता है, ये नमकीन स्वादों का अनुभव कराता है। नमकीन, ठीक, नमकीन स्वादों को क्या करता है, अनुभव कराता है। तो सिंपली ये आपका टंग हो गया। टंग क्या है, हमने बताया कि टंग यह एक मोटा मांसल चल अंग होता है जो कि हमारे मुख गुहा का फर्श बनाता है, और यह इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमको बोलने में सहायता प्रदान करता है। हाँ, और उसके बाद फिर हमारे भोजन को कवर को पकड़ने, उस भोजन कवर को भली भांति लार में सानने, और साथ साथ उसको हमें बोलने में सहायता प्रदान करता है, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुख गुहा की सफाई करने में भी सहायक होता है। और इसके अलावा हमने कहा कि स्वाद का भी अनुभव कराता है। तो स्वाद का अनुभव कराने के लिए हमारे जिह्वा पे क्या पाई जाती है, टेस्ट बड पाया जाता है, स्वाद के अंकुर पाए जाते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, हमको स्वादों का अनुभव होता है। तो इसमें अग्रभाग जो है हमने बताया, अग्रभाग मीठे का, पश्च भाग कड़वे का, मध्य भाग क्या है, खट्टे स्वादों का, और पार्श्व किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव कराता है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा टेस्ट बड पाया जाता है, जो कि उमामी साल्ट का अनुभव कराता है। जैसे ही हम लोग यूज करते हैं ना जी मोजेटो साल्ट, वो जो कि आपके कह सकते हैं मंचूरियन वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, मोजेटो साल्ट। ये छोटा सा मतलब कह सकते हैं चावल के दाने जैसा होता है, चीनी के दाने जैसा होता है, बड़ा बड़ा होता है, ठीक, उससे थोड़ा बड़ा होता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोजेटो साल्ट कहते हैं। इसका टेस्ट होता है उमामी टेस्ट। तो ये टेस्ट बड हमारा उमामी टेस्ट का भी अनुभव कराता है, ठीक। इसके अलावा मैं आपको और डीपली से बताऊं तो हमारे टंग्स पे जो है ढेर सारे पैपिले पाए जाते हैं। पैपिले जैसे कि रीनल पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले, तो ये सभी क्या है, ढेर सारे पैपिले हैं। पैपिले क्या करते हैं, अब मैं आपको बता दूं कि पैपिले जो है ये कार्निवोरस एनिमल में ज़्यादा जो है एक्टिव होते हैं। जैसे कि आपका लायन हो गया, शेर वगैरह हो गया, तो ये सभी क्या करते हैं, अपने शिकार को अपनी जीभ के द्वारा क्या करते हैं, उनके खाल को उधेड़ते हैं। कहते हैं ना मारते मारते खाल उधेड़ देंगे, तो अब जो शेर वगैरह होते हैं क्या करते हैं भाई, ये उनके खाल को कैसे निकालते हैं, उधेड़ते कैसे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको से स्वैप करते हैं, जो उनका स्किन होता है उसको करते हैं स्वैप करते हैं। तो स्वैप करने से क्या होता है, उनका चमड़ा जो है वो कट जाता है, उसके बाद फिर आराम से दांत से उनका मीट को क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक। तो कार्निवोरस एनिमलों में क्या होता है, हमारे जो पैपिले होते हैं टंग पे वो मोर एक्टिव होता है। इसके अलावा आप गाय में अक्सर देखेंगे, गैया है, अगर आप उसके पास गए उसको सोलाया है तो वो स्वैप करती है, तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा खुरदुरा है, ऐसा लग रहा है अभी कट जाएगा, तो ये क्या होता है, ये सभी पैपिले होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं। इसके द्वारा ये क्या करते हैं, इसके द्वारा जैसे कि इनको है मतलब कि अपने भोजन को खाने पकड़ने इन सभी में सहायता प्रदान होती है, ये पैपिलों की वजह से, ठीक। अब पैपिले या जो है रीनल पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले, ये सभी ढेर सारे पैपिले होते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया आपका टंग। अब टंग के बाद हम बात करते हैं किसकी, टंग हो गया तो टंग की बात करते हैं बात पैलेट की। पैलेट यानी इसको क्या कहते हैं, हिंदू तालू, ठीक। तालू की बात करते हैं, तालू। तो तालू का है, अब देखिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना जी, इसको क्या कहते हैं, तालू कहते हैं, पैलेट। और पैलेट क्या होता है, तो पैलेट आपको मैं बता दूं कि आप पैलेट को सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे। पहली बात तो क्या है, छत बना रहा है, फ्लोर, जैसे घर का छत बनाता है छत, तो उसी प्रकार क्या है, ये मुख गुहा की छत बनाता है। तालू जो होता है, तालू क्या करता है, मुख गुहा की सिंपली छत बनाता है। और तालू जो है ये मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड होता है। तो तालू देख रहे हैं आप जी ना, तालू क्या है, दो भागों में डिवाइड हुआ है। पहला क्या है, अब हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट,
हार्ड पैलेट होता है और सॉफ्ट पैलेट होता है। हार्ड पैलेट का होता है, हार्ड पैलेट में आपको बता दूं कि यह तालु, हमने कहा कि तालु हमारा जो है दो भाग में बटा, आगे का भाग और पीछे का भाग। तो जो आगे का भाग होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है। कठोर लग रहा है ना जी, ये क्या है, कठोर है। हमारे अग्र तालु जो होता है वो क्या है, कठोर होता है, और इस पे जो है ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, रूगे पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पैलेंटाइन रूगे कहते हैं। तो हार्ड पैलेट हमारा क्या है, यह हमारा सबसे आगे वाला तालु है। हमारा अग्र तालु जो होता है सर्वाधिक क्या होता है, कठोर होता है, और इस पे क्या पाए जाते हैं, कह सकते हैं आपकी रूगे पाए जाते हैं, जिनको हमको पैलेंटाइन रूगे कहते हैं। अभी रूगे का है तो महसूस करिए, ऐसा लग रहा है जैसे खाँच बना, जैसे कि आपको देखिए मैं आपको फिगर द्वारा, रफली डायग्राम द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए हार्ड पैलेट जो होते हैं उस पे ऐसे क्या बने होते हैं जी, रूगे बने होते हैं। ठीक, अब आप ये चीज़ देखिए कहाँ आप देख पाएंगे, जैसे कि मान लीजिए सिंपली आप देख सकते हैं कुत्ते वगैरह में, जब कुत्ते मुंह को खोलते हैं तो उनके मुंह को देखिएगा ऐसे उसमें खाँच नुमा ऐसे बना हुआ रहता है। ये क्या है, इसको कहते हैं रूगे, पैलेंटाइन रूगे कहते हैं। इनकी सहायता से क्या करते हैं, ये भी मोर एक्टिव होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स में, हमें ये बहुत कम होते हैं। इनमें के द्वारा क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्निवोरस एनिमल जो है वो अपने शिकार को जब पकड़ता है तो उसका शिकार उसके मुंह में आने के बाद उसको छुड़ा ना पाए, इसलिए वो क्या करते हैं, रूगे के द्वारा उसको पकड़ कर रखते हैं, कस के पकड़ के रखते हैं। ठीक, तो ये सभी इन सभी कार्निवोरस एनिमल में, फिर डोमेस्टिक और सभी एनिमल्स में मोर एक्टिव होते हैं, हम इतना एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये क्या है, पैलेंटाइन रूगे। तो हार्ड पैलेट में क्या पाता है, रूगे, पैलेटाइन रूगे पाता है। और जब सॉफ्ट पीछे वाला पैलेट होता है, देखिए सॉफ्ट पैलेट कैसा होता है, कोमल होता है। ठीक, और सॉफ्ट पैलेट फिर आगे चल के उसके द्वारा क्या खुलता है, ये नोजल्स जो है आपका सेप्टम है जाकर आगे सॉफ्ट पैलेट में आगे खुलता है, नासिका छिद्र जो है आगे हमारे ओरल कैविटी में खुलती है। ठीक, अब देखिए ये भी बहुत ही हैरानी वाली बात है कि नासिका हमारी मुंह में आकर खुल रही है, तो खुलता है जी। जैसे कि देखिए सिंपल ही आप जैसे आंख में दवा ना रहे, कान में दवा ना रहे, कहीं भी कुछ दवा ना आते हैं तो हमारे मुंह में सीधे क्यों आता है, तो एक्चुअली सभी का कनेक्शन जो है हमारे मुंह से रहता है। जैसे कि आपने अभी सिंपल आप सुना कि जो हमारा नासिका है, ठीक, ये जो है पहले नोजल पैसेज द्वारा सेप्टम द्वारा बढ़ती हुई पिघाती हमारे यहाँ इस पाइप द्वारा हमारे ओरल कैविटी में खुलती है। ठीक, कौन, हमारा ये नोजल सेप्टम, ठीक, खुल जाता है हमारे नासिका गुहा में। तो अब उस नासिका गुहा के ठीक पीछे क्या होता है, लास्ट में देखते हैं जैसे घंटी नुमा भाग लटका रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अल्वा या यूब्यूला, सिंपली उल्लू कहते हैं उसको। ठीक, इसका कार्य क्या होता है, एट दैट टाइम जब हम भोजन को निगलते हैं, ठीक, तो निगलते समय वो भोजन का निवाला जो है हमारे नासिका गुहा में ना जाए, कोई भी कण एक छोटा सा हमारे नासिका गुहा में ना जा पाए, इसलिए वो क्या करता है, उसको ऊपर उठ के ऐसे उस नासिका सेप्टम को, नासिका गुहा क्या करता है, ढक देता है, उस फ्लोर को क्या करता है, बंद कर देता है, ताकि उसमें हमारा भोजन कण ना जाने पाए। तो ये क्या है, ये हमारा अल्वा या यूब्यूला हो गया। ठीक, तो ये हो गया क्या, हमारा पैलेट हो गया और यूब्यूला हो गया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बूथ में इसको पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चा, आगे बात अगर उठाई जाती है तो आगे हम बात करते हैं सिलेवरी की, सलाइवा। ये देखिए बड़ा ही गंभीर बात है, लार। ये बहुत ही मतलब कि विचारणीय हमारा बात है, जिसके बारे में हमको बात करना होगा। लार क्या होता है, सिंपली लार, देखिए सिंपली लार क्या होता है, जो हम हर समय देखिए हमारे मुंह को हर समय चिपचिपा बनाया है। अभी हम लोग ज़्यादा बोलने लगता है तो क्या होता है, हमारा मुंह सूखने लगता है, तो उसमें क्या होता है, लार का श्रावण कम होने लगता है। ठीक है, फिर ऐसा कहिए कि जब हम ज़्यादा बोलने लगते हैं तो बोलते हैं तो भाई कुछ भी करेंगे तो ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी तो वहाँ पे गर्मी होगी, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, उसको सुखा देता है। ठीक, तो अब लार क्या करता है, तो लार का सिंपली काम होता है, पहली बात तो वो मुंह गुहा को क्या करती है, चिपचिपा बना देती है, ताकि हमको बोलने में सहायता प्रदान होती है। और जो लार होता है ये 3 विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा सिक्रीट होता है। ठीक, लार, ये जो लार आप देख रहे हैं, लार 3 विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा सिक्रीट होती है। सबसे पहले क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड। और लास्ट का है जी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक, तो सलाइवा किसके द्वारा स्रावित होता है, सलाइवा हमने बताया कि सलाइवा मुख्य रूप से इन्हीं 3 ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। पहला पैरोटिड ग्लैंड, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पे, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या है,
पैरोटिड ग्लैंड को हम लोग कहते हैं हिंदी में कर्णपल्लव ग्रंथि। देखिएगा, नोट करिएगा, लार लार जो है 3 मुख्य प्रकार की ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। पहला क्या है? पैरोटिड ग्लैंड, यानी कर्णमूल ग्रंथि। ग्लैंड मतलब क्या होता है? ग्रंथि। और पैरोटिड मतलब कर्णमूल ग्रंथि। कर्णमूल ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, हमारे कर्णमूल, कर्ण मतलब होता है कान, कर्ण मतलब कान, और मूल मतलब क्या होता है? जड़। मूल मतलब मूल पैसा नहीं, मूल ब्याज नहीं, मूल मतलब होता है जड़। अब कान का जड़ कहाँ पे होता है? तो देखिए, कान का जड़ ई रहा, कान का जड़ ई रहा, ठीक है। तो कर्णमूल ग्रंथि मतलब एक कान के जड़ के पास जस्ट यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। आपका सिंपल ही वे, कोई भी वर्ड देखिए आपको बताता है कि मैं कहाँ पे पाया जाता हूँ, उसकी स्थान के अनुसार उसका नाम रखा जाता है, यथा काम तथा नाम उसका रखा जाता है। तो कर्ण मतलब कान और मूल मतलब होता है क्या? जड़। तो कान का जड़ कहाँ पे है जी? देखिए, कान का जड़ सिंपली यहाँ पर है, और फिर यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पर है। तो 2 ठो कान है, तो उसी प्रकार 2 ठो हमारे लार ग्रंथियां हैं, पर कर्णमूल ग्रंथियां भी 2 ठो, ये जोड़ी में रहती हैं। जो भी कर्णमूल ग्रंथियां है, भाई कान कितने हैं? 2 ठो कान है, तो दोनों कानों के नीचे, ऐसा तो हमने कहा नहीं कि एक कान के नीचे दाएं कान नीचे बाएं कान नीचे, ऐसा तो कुछ भी मैंने नहीं कहा कर्णमूल ग्रंथि ये कान के जड़ के पास रहती है। तो दोनों कान है, दोनों कान के नीचे पाई जाती है, हाँ दोनों कान नीचे पाई जाती हैं, और ये जोड़े में होती है। तो कर्णमूल ग्रंथि मतलब कान कर्णपल्लव के ठीक नीचे है जड़ पर, यहाँ पाई जाती है। यही दोनों तरफ ये ऐसे कर्णमूल ग्रंथि यहीं पर पाई जाती है, ठीक। अब देखिए, अब इसमें हैरान मत हुइएगा कि सर जी कह रहे हैं मुख गुहा में पाया जाता है, लेकिन ये तो बता रहे हैं मुख गुहा के बाहर है, कान के नीचे है। तो हाँ, जितनी भी लार ग्रंथियां होती हैं सब मुख गुहा से बाहर होती हैं। मुख गुहा में कुछ नहीं रहती, सब मुख गुहा से बाहर रहती हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार की नलिका द्वारा हमारी मुख गुहा में खुलती है, ठीक। जैसे हमने बताया कर्णमूल ग्रंथि, तो कर्ण मतलब कान और मूल मतलब क्या होता है? जड़। तो एक कानवा के जो कान देख रहे हैं ना जी, कान देख रहे हैं, ये कान के जस्ट यही जड़ पर ही पाया जाता है, ठीक। और हमने कहा कि ये मुख गुहा हमारे बाहर रहती है और विशेष नलिका द्वारा मुख गुहा में खुलती है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है हमारे कर्णपल्लव के ठीक नीचे पाई जाती है, और कौन सी नलिका द्वारा? स्टेनसन्स की नलिका द्वारा हमारे मुख गुहा में खुलती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, स्टेनसन्स। स्टेनसन्स, ठीक। स्टेनसन्स की नलिका द्वारा क्या होती है? हमारे मुख गुहा में खुलती है। नलिका का नाम है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको लार ग्रंथि में क्या रखना है? लार ग्रंथि में सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये होता कहाँ है, ठीक। लार ग्रंथि होती कहाँ है, और उसके बाद फिर ये बड़ी लार ग्रंथि है, छोटी लार ग्रंथि, मझली लार ग्रंथि कहाँ है, ये जानना है। अब उसके बाद फिर ये कौन सी नलिका द्वारा हमारे मुख गुहा में खुलती है। बस ये 3 बात आपको लार ग्रंथि में जानना है। ये होती कहाँ है, बड़ी है, छोटी है, मझली है, या ये किस नलिका द्वारा खुलती है। ये 3 बात आपको लार ग्रंथि में जानना है। तो देखिए, अब जो ये आप देख रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड ना जी, ये क्या है? इट इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। लार्जेस्ट एसजी मैंने कर दी यहाँ पे। अब एसजी मतलब आपको कुछ मत समझिएगा, एसजी मतलब सैलिवरी ग्लैंड, ठीक। तो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। अब देखिए, ये बात अभी इंट्रेंसों में भी पूछे थे, अभी हाल ही में इंट्रेंस में पूछा गया था कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है। अभी हाल ही के आपकी बिफार्मा के पूछा गया था, देख लीजिएगा इसको अगले पृष्ठ के, ठीक। तो उसमें पूछा गया था सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है, तो उसमें क्या है आपका उत्तर? पैरोटिड ग्लैंड। कर्णमूल ग्रंथि क्या होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, और जो कि कहाँ पाई जाती है? हमारे कर्णपल्लव के ठीक नीचे पाई जाती है, और स्टेनसन्स की नलिका द्वारा हमारे मुख गुहा में खुलती है। इतना बात क्लियर? तो अब आगे सुनिएगा। अब जो ये आपको हमने बताया यहाँ पे स्टेनसन्स नलिका ना जी, तो इस इंटेंसन्स नलिका में अब देखिए इसमें बीमारी करती है। भाई देखिए, कोई भी मानव में शरीर में अगर कुछ भी है तो उसमें कुछ ना कुछ बीमारी होती ही होती है। कोई भी अंग है, चाहे दांत है, मुंह है, जीभ है, लार है, कुछ भी है, सब में कुछ ना कुछ बीमारी हर एक अंग से होती है। तो अब जो कर्णपल्लव के नीचे ग्रंथि जो पाई जाती है, कर्णमूल ग्रंथि जो पाई थी, पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि, और स्टेनसन्स की नलिका द्वारा मुख गुहा में खुलती है। तो देखिए, होता क्या है कि इसी स्टेनसन्स की नलिका में कभी कभी जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है। बैक्टीरिया देख रहे हैं ना, जैसे वायरस बैक्टीरिया है, ऐसे वायरस कोरोना वायरस, पर ऐसे बैक्टीरिया होती है। जीवाणु मतलब जीवित अणु, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक। वायरस की तरह नहीं होते, वो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। तो अब कभी कभी क्या होता है कि इसी स्टेनसन्स नलिका जो पैरोटिड ग्लैंड द्वारा मुख गुहा में खुलती है, इसी स्टेनसन्स नलिका में कभी कभी जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है, ठीक। इन्फेक्शन कर देते हैं, कोई जीवाणु जो है ये क्या करते हैं, इसमें इस स्टेनसन्स की नलिका में इन्फेक्शन कर देते हैं, संक्रमण कर देते हैं, और जिसकी वजह से नलिका क्या होती है? फूल जाती है। ये नलिका जो है, इसमें जीवाणुओं के संक्रमण की स्टेनसन्स नलिका में जीवाणुओं के संक्रमण की वजह से नलिकाएं क्या होती हैं हमारी? फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, और जिसकी वजह से हमको मम्स नामक रोग हो जाता है। मम्स कहिए, या सिंपली भाषा में हम उसको कहते हैं गल्लोदाई।
हाँ जी, गल्लोदाई मतलब यहाँ पे सूजन होता है, जो हम लोग कहते हैं ना जी गल्लोदाई हो गया, इसको करते होते कुछ नहीं करना है, ये जीवाणु द्वारा होने वाला संक्रमण है, 2-4 दिन बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ठीक, तो मम्स नामक रोग कैसे होता है, मम्स या फिर गल्लोदाई, ये कैसे होता है, जो स्टेंसन नलिका है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड, जो कि हमारे कर्णपुल्लों के नीचे पाए स्टेंसन नलिका मुख गुहा में खुलती है, इसी में कभी कभी जीवाणुओं का संक्रमण हो जाने की वजह से क्या होता है, इसकी नलिकाएं खुल जाती हैं, जिसको हम लोग मम्स या फिर गल्लोदाई नामक डिजीज कहते हैं। तो ये तो हो गया भैया आपका क्या, पैरोटिड ग्लैंड। अब बात करते हैं लिंगुअल की। ठीक, इसकी बात करते हैं लिंगुअल ग्रंथि कहते हैं। तो लिंगुअल जो है ये क्या है, ये सेकेंड, इसको आप कह सकते हो कि इट इज द स्मॉलेस्ट सेलेब्री ग्लैंड। लिंगुअल जो क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेलेब्री ग्लैंड, और जो कि है फ्रेनम लिंगुअल की नलिका द्वारा जो है नलिका में मुखगुहा में खुलती है। फ्रेनम लिंगुअल द्वारा हमारे मुखगुहा में खुलती है, सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, इसमें कोई रोग नहीं होता। होता है अभी आपको इसमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर सबमैंडिबुलर में क्या होता है, सबमैंडिबुलर मतलब देखिए सबलिंगुअल पहली बात पाई कहा जाती है। सबलिंगुअल जो है लिंगुअल लार है लिंग से, मतलब इससे टंग से। ठीक, तो ये हमारे जिह्वा के ठीक नीचे पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, कर्णपुल्लों के ठीक नीचे, और लिंगुअल कहाँ पाई जाती है, हमारे जिह्वा के ठीक नीचे पाई जाती है। और फ्रेनम लिंगुअल द्वारा क्या होती है, हमारे मुखगुहा में खुलती है। उसके बाद अब बात करते हैं किसकी, सबमैंडिबुलर ग्लैंड की। सबमैंडिबुलर मतलब क्या होता है हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अधोहनु। लिंगुअल क्या कहते हैं, अधो जिह्वा, तो जिह्वा के ठीक नीचे पाई जाती है। ठीक, अब कर्णमूल ग्रंथि तो कर्ण के यहाँ पाई जाती है, अधो जिह्वा तो जीभ के नीचे पाई जाती है, और क्या है अधोहन, तो ये दो जबड़ों के बीच में यहाँ पे पाई जाती है, दो दांतों के जबड़ों के बीच में यहाँ ऐसे होती है। ठीक, और जो कि वाटसन्स की नलिका द्वारा मुखगुहा में खुलती है। कौन, पैरोटिड, स्टेंसन की नलिका, फ्रेनम लिंगुअल, और ये क्या है, ये आपका वाटसन्स की नलिका द्वारा मुखगुहा में खुलती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि, छोटी लार ग्रंथि और ये मझली लार ग्रंथि। तो ये हो गया आपका क्या, लार ग्रंथियां, 3 विशेष प्रकार की लार ग्रंथियां हो गई। और एक मैं आपको सबसे मेन बात बता दूं इसमें कि ये तीनों लार ग्रंथियां परस्पर एक ही पदार्थ का श्रावण करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम सलाइवा कहते हैं। क्या कहते हैं, लार कहते हैं। तीनों लार ग्रंथियां मिलकर परस्पर एक ही पदार्थ का श्रावण करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं, लार कहते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात और कि इस सलाइवा में सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिन, सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिन, ठीक, हिंदी लिख देता हूं आपके लिए। टाइलिन, ठीक, ये 2 लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार जो हमारा लार है, ये 3 विशेष प्रकार ग्रंथियों द्वारा सिक्रीट होता है, और ये तीनों ग्रंथियां परस्पर मिलकर एक ही तरह पदार्थ का स्राव करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं, लार कहते हैं। और इस लार में एक विशेष प्रकार का एंजाइम सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिन पाया जाता है। ये क्या होता है, सेलेवरी एमाइलेज टाइलिन, ये विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, और जिसका पीएच 6.7 होता है। इसका पीएच कितना होता है, 6.7, अर्थात एक ऐसा होगा, ये क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो मुखगुहा में पाया जाने वाला लार, मुखगुहा में पाया जाने वाला तरल पदार्थ क्या है, लार है, जो कि 3 विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा परस्पर स्रावित होता है, पैरोटिड ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इन तीनों ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, और ये तीनों ग्रंथियां परस्पर मिलकर एक ही प्रकार के तरल पदार्थ का श्रावण करती है, जिन्हें हम लार या सलाइवा कहते हैं। और लार में जो है एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिन कहते हैं। और इस टाइलिन में, सेलेवरी एमाइलेज में क्या होता है कि यह इसका पीएच 6.7 होता है, ये क्या होता है, क्षारीय होता है। तो अब ये करता क्या है मुखगुहा में, जरा सुनिएगा। तो ये मुखगुहा में क्या करता है, इसका पीएच 6.7 है, सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम इसमें पाया जाता है। तो ये करता क्या है कि जो हम भोजन खाते हैं वो क्या है, मंड है, स्टार्च है। ठीक, तो ये क्या करता है, हम जो भोजन खा रहे हैं मंड, इस मंड को ये क्या करता है, तोड़ देता है किसमें, माल्टोज में अपघटित कर देता है। ये क्या करता है, भोजन को मंड से माल्टोज में अपघटित कर देता है, किसके प्रेजेंट में, एमाइलेज या फिर टाइलिन की वजह से। एमाइलेज या फिर टाइलिन की वजह से क्या करता है, इसको मंड से माल्टोज में अपघटित कर देता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भोजन का कुल 40% भाग क्या होता है,
डाइजेस्ट हो जाता है। हमारे मुंह में जो है लगभग 40% भाग भोजन का क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। इसकी वजह से ये सिलेवरी हमारे या फिर टायरी नामक एंजाइम की वजह से इसका पीएच कितना होता है, 6.7 होता है, क्षारीय होता है। ठीक, ये हमारे भोजन क्या करता है, मंड से माल्टोज में अपघटित कर देता है और 40% भोजन क्या होता है, यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, एग्जामों में बार बार पूछता है ये बात कि अब इस 40% बचे हुए भोजन को हम बोलस कहते हैं। इस 40% बचे हुए भोजन को हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो मुख गुहा में 40% भोजन का डाइजेशन कैसे होता है, पाए जाने वाले लार की वजह से, जो कि 3 विशेष प्रकार के ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, सेलेब्री, एमाइलेज, टाइन और लिंगुअल। ठीक, सेलेब्री पैरोटिड ग्लैंड द्वारा, सबमैंडिबुलर द्वारा, सबलिंगुअल द्वारा स्रावित होता है। तीनों ग्रंथि एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित, जिसको हम लार कहते हैं। लार में सेलेब्री, एमाइलेज या टाइन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जिसका पीएच 6.7 होता है, क्षारीय होता है। ये मंड को माल्टोज में तोड़ता है और लगभग 40% भोजन का यहाँ पे डाइजेशन कर देता है। और इस 40% बचे हुए भोजन को हम बोलस कहते हैं। और अब ये बोलस जो है हमारे मुख गुहा से आगे बढ़ते हुए कहाँ आता है, फेरिंग्स में आता है। तो अब आज के लेक्चर को अब बस यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। अब इसके आगे का फेरिंग्स में कैसे क्या भोजन के साथ होता है, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको बात अलग लगी हो, क्योंकि देखिए अगर हम चाहते हैं कि हम अलग कुछ करें तो इसी तरीके से अलग पढ़ना होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने कमेंट बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया जानकारी नोटिफिकेशन हम आपके पास भेजते रहें। तो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को उसको शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसके साथ फटाफट जुड़ जाए। और इसके साथ साथ एक विशेष प्रकार की जानकारी, यदि कुछ स्टूडेंट्स जो कि पढ़ नहीं पा रहे हैं बढ़िया, उनको स्टूडेंट टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, वे नाराज़ हैं, बायोलॉजी जान नहीं पा रहे हैं, तो वे हमारे साथ अब हमसे जूम ऐप के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। तो वे स्टूडेंट्स जो कि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमसे ऑनलाइन फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो वो तुरंत हमें कमेंट बॉक्स या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगा हमारा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, उस पर हमको मैसेज करके बता सकते हैं कि सर मैं आपके साथ जूम ऐप की क्लासें पढ़ना चाहता हूं। तो अब वे हमसे पढ़ सकते हैं अपने जूम ऐप की क्लासों को सब्सक्रिप्शन क्लासों के रूप में। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप किया था। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर, एक नए नॉलेज, एक नए बात के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।